बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में टॉपिक नंबर 5 है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। साइंस ऑफ बायोलॉजी ने डिफरेंट वेज में मैनकाइंड की बहुत हेल्प की है। अगर हम डिफरेंट फील्ड्स को देखें, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंसेज या हेल्थ सेक्टर में रिमार्केबल डेवलपमेंट्स हुई हैं। प्लांट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है। फूड क्राइसिस जो हमें एंशियंट टाइम्स में देखने को मिलते थे अब वो नहीं है। हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में, डिजीज़ को कंट्रोल करने में हम बायोलॉजी से ही हेल्प लेते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। इन सब फील्ड्स में जो डेवलपमेंट हुई हैं उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई हो गया है। चलिए देखते हैं कि किस तरह बायोलॉजी ने ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, और हम डिफरेंट टेक्निक्स भी देखेंगे जिनको यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल साइंसेज में इतनी एडवांसमेंट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है। फूड क्राइसिस ख़त्म हो गए हैं। साइंटिस्ट ने न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स डेवलप की हैं जिनमें रेजिस्टेंस यानी कि बीमारियों से फाइट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, एंड उनकी यील्ड यानी कि उनकी पैदावार भी ज़्यादा है। वीट, राइस, कॉर्न, इनकी जो प्रोडक्शन आजकल हम हासिल कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन पास में कभी भी पॉसिबल नहीं थी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ है कि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है? तो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी जो प्लांट्स पाए जाते थे या तो उनको इम्प्रूव किया है या फिर न्यू वैरायटीज़ डिस्कवर की हैं जिनकी वजह से प्लांट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है। अब साइंटिस्ट ने न्यू वैरायटीज़ कैसे डेवलप की हैं, तो इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इस टेक्निक में अच्छी नस्ल के जानवर या प्लांट्स को आपस में ब्रीड कराया गया है और उनसे आगे ऐसे प्लांट्स हासिल की गए हैं जिनकी यील्ड ज़्यादा थी या जो हमें रिक्वायर्ड थे, जिस तरह के हमें रिक्वायर्ड थे उसी तरह के हमने उनके पेरेंट्स आपस में ब्रीड कराए हैं। इसे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स को भी यूज़ किया गया है जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वैल्यूएबल जीन्स को, जो जीन्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। जिस प्लांट में जीन ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन गिवन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लें कि एक प्लांट को किसी डिजीज़ का सामना है और वो प्लांट उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रहा और वो डिज़ीज़ उसे ख़त्म कर रही है, तो हम क्या करेंगे कि कोई और प्लांट जो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेबिलिटी रखता है उसमें से जीन्स लेंगे और अपने रिक्वायर्ड प्लांट में वो जीन्स ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हमारा जो प्लांट था जो पहले डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रहा था, अब उसमें उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। देन प्लांट प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का एक और मेथड है क्लोनिंग। ये आजकल बड़ा पॉपुलर मेथड है। क्लोनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं थ्रू एसेक्सुअल ब्रीडिंग। क्लोनिंग में एक लिविंग थिंग की एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज़ भी बनाई जा सकती हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। क्लोनिंग का प्रोसेस होता कैसे है? क्लोनिंग की टेक्निक में एक इंडिविजुअल जिसको हम क्लोन करना चाह रहे हैं उसके न्यूक्लियस को किसी और न्यूक्लियस या क्रोमोसोम से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब जो न्यूक्लियस जिस सेल में से हम न्यूक्लियस रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो सेल हम डायरेक्टली इंडिविजुअल से भी हासिल कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल के फ्रोज़न टिश्यू से भी वो सेल ले सकते हैं। इस डायग्राम से आपको क्लोनिंग के बारे में अच्छे से समझने में हेल्प होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक मेल से, जिसे हम डोनर कहेंगे, उससे एक सेल लेते हैं। उस सेल में से न्यूक्लियस को अलग कर लेते हैं। इस न्यूक्लियस को डोनर सेल भी कहेंगे।
एंड हम एक फीमेल से एक एग सेल लेते हैं। इस एग सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। अब ये एग सेल जो कि विदाउट न्यूक्लियस था और ये डोनर न्यूक्लियस को हम आपस में फ्यूज़ करते हैं। कैसे फ्यूज़ करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। ये फ्यूज़ होके इस तरह से फ्यूज़ सेल कहलाएगा। अब ये फ्यूज़ सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है और एक एम्ब्रियो बन जाएगा। इस एम्ब्रियो को हम एक फीमेल जिसे हम फॉस्टर मदर कहेंगे उसमें इंजेक्ट कर देते हैं या उसमें प्लेस कर देते हैं। इस तरह से वो एम्ब्रियो फीमेल के अंदर डेवलप होके एक क्लोन एनिमल की फॉर्म में हमें मिल जाएगा, जो कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, जैसा कि हम हासिल करना चाह रहे हैं। ये एक सिंपल सी टेक्निक थी क्लोनिंग की। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो ज़रा कम्प्लेक्स हैं, तो अभी उनको समझाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी बस सिर्फ डेफिनेशन थी। ये तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी डायग्राम डाल के ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले जो क्लोनिंग टेक्निक थी वो एक शीप पे यूज़ की गई थी। एंड फर्स्ट शीप जो क्लोनिंग की टेक्निक से पैदा हुई थी उसका नेम डॉली रखा गया था। ये स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये टेक्निक इन्वेंट की। मूविंग ऑन, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल प्लांट्स में डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की एक टेक्निक है। प्लांट्स में जो डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि एक हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिस्ट्रॉय किया जाता है। पहले हम क्या करते थे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को केमिकल्स की मदद से किल कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि नेचुरल एनिमीज़ को हम एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। इसी को हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट भी कहते हैं। एन अप्रोच टू किल एन ऑर्गेनिज्म बाय एन अदर इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक वॉलनट ट्री पे एफाइड अटैक करता है। एफाइड क्या है? एक सुंडी या कीड़े की फॉर्म में एक इंसेक्ट होता है। अब उस एफाइड को हम केमिकल से किल नहीं करते, बल्कि एक वास्प है जो कि एफाइड को किल कर देती है। उस वास्प को हम यूज़ करते हैं। अब वास्प एफाइड को किल कर देती है। इस तरह से वॉलनट ट्री को एफाइड के अटैक से सेफ रखा जा सकता है। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं सॉइल में जो प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं। प्लांट्स उनके बगैर ग्रो नहीं कर सकते। अब न्यूट्रिएंट्स की जो स्टडी है वो बहुत कम्प्लेक्स है। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन से प्लांट को किस क्वांटिटी में किस टाइम पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है कि एक प्लांट्स को, किसी स्पेसिफिक प्लांट को एरेटेड लैंड में कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि हवादार जगह पे या हवादार ज़मीन में उसको हम उगाते हैं। फिर उसकी स्टडी करते हैं कि उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत हैं, किस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अगर हम ये सब पता लग जाता है हमें, तो हम उसको प्रॉपर टाइम पे वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। ये टेक्निक अभी तक अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता कुछ एस्ट्रोनॉट्स इसको किसी हद तक बहुत ज़्यादा कम उसमें उसको यूज़ करते हैं। ये अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुई ये टेक्निक। मूविंग ऑन, फूड प्रोटेक्शन। बायोलॉजिकल साइंसेस को यूज़ करते हुए हम अपनी फूड को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम सेव रख सकते हैं। इसकी डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल। जब हम अपनी फूड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक स्पेसिफिक हीट पे जाके वो उसमें से जर्म्स या बैक्टीरियाज मर जाते हैं और वो ज़्यादा देर तक महफूज रह सकती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम दूध को उबाल लेते हैं, इसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। देन कोल्ड प्रोसेसिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक टेम्परेचर की रेंज है, उससे नीचे भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी फूड को ठंडा कर लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल फ्रिज है जिसे हम चिलिंग कहते हैं। देन कंट्रोलिंग वाटर के जो एलिमेंट है वो अगर फूड में होगा तो उससे भी फूड के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
हम अपनी फूड को क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ड्राई फ्रूट्स, या हम मीट को भी खुश्क कर लेते हैं और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सेव रह सकता है। इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। देन यूजिंग केमिकल्स का यूज़ करते हुए भी हम अपनी फूड को ज़्यादा अरसे तक सेव करते हैं। जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं फूड को सेव करने के लिए, उनको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे हम पनीर बनाते हैं, जैम बनाते हैं या अचार वगैरह बनाते हैं, तो ये उसकी एग्जांपल है फूड प्रोटेक्शन की। मूविंग ऑन, डिजीज़ कंट्रोल। हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हैं बायोलॉजिकल साइंसेस की वजह से। इसमें हमें डिजीज़ को कंट्रोल करने में और डिजीज़ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। जो फ़ायदे बायोलॉजिकल साइंसेस की हेल्प से हमें डिजीज़ कंट्रोल करने में हुए हैं वो सबको पता है, वो उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली 3 मेथड हैं जिससे हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रिवेंटिव मेजर, एक वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, तीसरा ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है कि हमें बायोलॉजिकल साइंसेस की हेल्प से हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये बीमारी, कोई स्पेसिफिक बीमारी किस वजह से फैल रही है, तो हम उसकी रीजंस को ही ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस एच वायरस की वजह से फैलता है, हमें पता है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलता है, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस की वजह से फैलता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ख़राब हों उसकी वजह से फैलता है, एड्स जो है HIV वायरस की वजह से फैलता है। उसकी रीजंस क्या हैं, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैलता है। तो हम उसके लिए पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं। हम सिरिंज को एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं करते, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर स्टेरिलाइज करके साफ़ करके यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इन डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। देन वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन फर्स्टली डेवलप की थी एडवर्ड जेनर ने 1796 में। इसमें हम पहले से ही कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं किसी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की। कुछ तो हम बच्चों को पहले से ही वैक्सीन लगा के रखते हैं ताकि लाइफ में कभी भी उनको बीमारी आए तो पहले से उनमें एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो और वो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकें। अब वैक्सीन क्या है और वैक्सीनेशन का अमल काम कैसे करता है। वैक्सीन एक सस्पेंशन है डेड या हाफ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये हाफ डेड या डेड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी न्यू ऑर्गेनिज्म जो इंजेक्ट हुए हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है। अब उन एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, जो वैक्सीन के जो डेड या हाफ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से वो एंटीबॉडीज़ तो हमारी बॉडी में डेवलप हो गई ना, जब डिज़ीज़ के वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो एंटीबॉडीज़ फिर से एक्टिव हो जाएंगी और उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट करेंगी और उनको ख़त्म कर देंगी। इस तरह से डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जाता है थ्रू वैक्सीनेशन। देन ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है, सिंपली जब कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमें एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब हम ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो बैक्टीरिया या वो जर्म्स उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं होगी तो एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव होंगी। अगर उन बैक्टीरिया ने पहले से रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है तो एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे। देन मूविंग ऑन, जीन थेरेपी की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, कैंसरस पार्ट ऑफ बॉडी है उसको हम शॉर्ट वेव रेडिएशंस पे एक्सपोज करते हैं और उस तरह से वो रेडिएशंस उस कैंसरस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। अब ये रेडिएशन कहाँ से हासिल होती हैं, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो रेडिएशन निकल रही होती हैं उनको हम
यूज़ करते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं कीमेटोग्राफी पे। कीमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एंटी कैंसर जो केमिकल्स होते हैं वो हम पेशेंट को देते हैं, जिससे वो कैंसरस पार्ट जो है वो ख़त्म होता रहता है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, जो केमिकल हम देते हैं वो कैंसर वाले सेल्स को भी ख़त्म कर सकता है और साथ में नॉर्मल सेल को भी डैमेज कर सकता है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है एक। देन जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पेशेंट में से जीन्स ऐड करेंगे या उन जीन्स को रिमूव करेंगे या जीन को प्योरीफाई करके दोबारा एंटर करेंगे। इस टेक्निक को हम जीन थेरेपी कहते हैं। पहले हम पेशेंट में से जीन को आइसोलेट करते हैं, देन किसी दूसरे इंडिविजुअल में जिसे हम होस्ट कहेंगे उसमें एंटर करते हैं। जीन थेरेपी मोस्टली इनहेरिटेड डिजीज़ को क्योर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। जीन थेरेपी से हम मेडिसिन की न्यू फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू ग्रीन एल्जाई से बैक्टीरिया से हम नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन ट्रांसफ़र करते हैं। मेजर क्रॉप्स के प्लांट में जिससे उनमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी अच्छे से मैनेज करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है एंड इन टर्न्स उनकी यील्ड बढ़ जाती है। मूविंग ऑन इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, ये आपने इसको जो प्रीवियसली हमने इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट पढ़ा था उससे मिक्स नहीं करना, ये डिफरेंट एक टर्म है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिज़ीज़ के अगेंस्ट जब हम सारे मेथड यूज़ कर देते हैं और कम्युनिटी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं डिज़ीज़ मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि पब्लिक को अवेयरनेस करनी पड़ती है कि कोई प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसके क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है, उसकी वजूहात क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेंगू की देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट डेंगू के बारे में कंपेन चलाती है, बताती है कि डेंगू किस वजह से फैल रहा है, हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए, उसके लिए मेडिसिन क्या हैं। तो ये सारे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट इसी को कहेंगे हम। मूविंग ऑन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है, लेकिन साथ ही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई है। वो कौन सी प्रॉब्लम हुई है? पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फॉर्म में, उसने लैंड को भी डैमेज किया है, वाटर को भी डैमेज किया है और एयर को भी डैमेज किया है। तीनों जगहों पे पोल्यूशन फैली है। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए हैं। इसके अलावा जो पोल्यूशन है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए हैं। तो इस सब के कंट्रोल में भी बायोलॉजिकल साइंसेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनको हम सेव करने के लिए बायोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको इस तरह से पता लगाते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे एनवायरनमेंट पे, और एनवायरनमेंट को हमने क्लीन कैसे करना है। पोल्यूशन बढ़ रही है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, कौन कौन से मेथड हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, एयर में पोल्यूशन से क्या असरात होंगे, कौन सी बीमारियां फैलेंगी। तो इस सब जगह पे बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हमें कौन से सब्सटेंसेस या कौन से केमिकल्स प्लांट्स पे या क्रॉप्स पे यूज़ करने चाहिए, कौन से सब्सटेंसेस निकल रहे हैं फैक्ट्री से और वो हमारी हेल्थ पे असरअंदाज हो रहे हैं, ये सारा इसमें बायोलॉजिकल साइंसेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू। होप्स हो कि आपको समझ आएगा। इस लेक्चर पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर की वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। थैंक यू।